Hello, friends, welcome to Vision Craft Academy. Building your legacy starts here. So, this is a new channel that I have created for all the UPSC and PCS aspirants. And मेरा एम यही है कि मैं जितना हो सके उतना आपको आपकी प्रिपरेशन में आपकी जर्नी में हेल्प कर सकूं. तो फ्रेंड्स, I am going to launch my new series, which will be the first series on the YouTube channel, and that will be around preparing for the mains exam specifically. Okay, so that मेरी जो पहली सीरीज होगी वो मेन फोकस्ड रहेगी, राइट. सो जिससे आपका मेंस का जो हेडेक है, आई थिंक वो मैं बहुत हद तक रिजॉल्व कर दूंगी. तो नो नीड टू वरी अबाउट योर मेंस एग्ज़ाम. आई नो आपका प्रीलिम्स इज़ अराउंड द कॉर्नर. सो माय रिक्वेस्ट विल बी कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए, प्रीलिम्स में सिलेक्ट होइए, मेरी यही आशा है. एंड मेंस तक यू विल हैव लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम माय साइड. मैंने बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस करके ये कंटेंट प्रिपेयर किया है, विच विल बी कवरिंग ऑल द PYQs. जितने भी प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सारे कवर करूँगी मोस्टली. एंड मैंने ये जो कोर्स करिकुलम है जो मेंस के अराउंड विच आई एम गोइंग टू लॉन्च सून, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स. एंड ये थीम्स वो थीम्स हैं जो रिपीटेडली IAS एग्ज़ाम में ओवर द ईयर्स पूछी गई हैं. तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. एंड द वे आई हैव crafted the content for this course will really help you a lot. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So the first thing is, we will be covering what UPSC expects out of you, right? जब आप मेंस लिखते हैं तो UPSC की स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन क्या होती है? दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फुलफिल. तो इधर जैसे आप देख पा रहे हैं, राइट, देर आर सर्टेन एरियाज दैट आई हैव स्पेसिफाइड. लाइक फर्स्ट थिंग इज ओवरकमिंग टाइम एंड स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स, which is nothing but it relates to time management, right? कि आप कितना अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कितने अच्छे से जो आपने कंटेंट और जितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने जो थीम्स जो एरियाज़ आपने अच्छे से रिवाइज करे हैं, राइट. आई थिंक अगर आपने प्रॉपर रिविजन किया है देन यू विल बी एबल टू ओवरकम दीज टाइम एंड स्पेस specific constraints, right? The next thing that UPSC expects you is clear understanding of different parts of the question. सो होता क्या है, कई बार मेंस में आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने PYQs एनालाइज करे हैं तो पीपल जनरली क्लब डिफरेंट पार्ट्स विद इन अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू एड्रेस ईच एंड एवरी पार्ट वेरी डिलीजेंटली. तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी पार्ट का आप स्पेसिफिक आंसर लिख रहे हैं, बिकॉज जो UPSC एग्ज़ाम की कॉपीज चेक कर रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी डिलीजेंट पीपल, दे आर वेरी वेरी डिलीजेंट प्रोफेसर्स जो आपकी ओवर द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद दे हैव सच एक्सपर्टीज इन देयर डिफरेंट एरियाज कि वो आपके क्वेश्चन को frame कर रहे हैं, and then your answers are getting checked accordingly. So you cannot write something to fool them, right? I hope you are very well aware of this. So I think you have to have a very very clear understanding of different parts of the question. That is the next thing that UPSC expects you to have. Then analytical approach to answer writing, right? And presenting high impact content. So analytical approach could be कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए आंसर राइटिंग की, वो बहुत ही थॉटफुल होनी चाहिए, राइट. थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड होनी चाहिए कि आपको पता है कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, देन आप उसमें यू आर कवरिंग वेरियस डायमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक विद प्रॉपर डेटा. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कोट कर दिया एंड यू डोंट हैव डेटा टू बैक दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ द मिनिमम एक्सपेक्टेशन दैट UPSC हैज़. एंड वट एवर कॉन्टेंट यू आर presenting, that should be very highly impactful.
So these are the basic things that UPSC expects you to have, right? So if you talk about time management, so on an average 19 18 to 19 questions अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर केस स्टडीज, प्रॉपर डेटा को कोट करके, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस एग्जाम वेरी वेरी इजीली, राइट? सो टारगेट शुड बी 420 प्लस इन जीएस, जिसमें से 80 to 85 अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो कहीं नहीं जाते। बट जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल है, राइट, दैट दैट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस एग्ज़ाम, राइट? सो जो आपकी ये आर्ट है आंसर राइटिंग की, दैट विल मेक द एक्चुअल डिफरेंस, राइट? सो लेट्स से अब आपने कोई चीज़ की तैयारी कर ली, बट देन इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट and you are not thorough with those particular things that you have read about, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा in the end, right? So I think most of the teachers have suggested you, and even I will suggest you, so minimum 3 to 4 times you have to revise whatever you read, so that it imbibes in your brain nerves very very डीप डाउन, कि आप जब भी उस चीज़ को लिख रहे हैं, देन यू शुड नो कि हाँ, दिस इज़ द टॉपिक एंड दीज आर द वेरियस एरियाज दैट यू विल हैव टू कवर एनी हाउ, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. So that is the area where we come in, as a Vision Craft Academy. So we have the next series that I was talking about, that how we are going to help in your journey. Now let's talk about that. So very first thing is theme specific coverage. So होता क्या है कि over the years what I've done is analysis that I have done, and I think most of you might have done. आप PYQs देखेंगे तो कुछ कुछ थीम्स या टॉपिक्स रिपीटेडली रिपीट होते रहते हैं, राइट? तो अगर आप थीम स्पेसिफिक कवरेज करते हैं, बिकॉज ओवर द ईयर्स अगर कुछ थीम स्पेसिफिकली रिपीट हो रही हैं, तो बेटर तो यही होता है ना, दैट यू प्रिपेयर इन वन शॉट एंड यू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दोज थीम्स. एटलीस्ट आपको उन थीम्स पे कहीं से कहीं तक कोई भी माइंड में सेकेंड थॉट नहीं होना चाहिए कि हाँ, देयर इज़ अ गैप इन योर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ दोज थीम्स. तो थीम स्पेसिफिक कवरेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम we will cover specific themes of GS in this course, which will help you in this specific coverage of different themes. So I think जो themes हम यहाँ cover करेंगे, you can just blindly follow the content that I'll be sharing you. I will teach you how you can express more in limited time using high quality content. So like I mentioned, content आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, इसमें आप add on कर सकते हो, based on the newspaper reading that you do every day. So this is the second area that I'll be helping you. And third thing is you need to be you'll be very familiar with the topics and answer writing practice by developing strong conceptual base. तो आपका कॉन्सेप्ट पे इतनी अच्छी सी ग्रिप हो जाएगी कि you'll be able to feel कि yes, you can just write very very good answers after doing this course. That is the third thing that we are going to help you with. And the last thing is you will have a very very strong skill of presenting high impact content based on the classes that we are going to conduct forward, right? So generally I suggest people to learn topics or syllabus so that आप dimensions बहुत अच्छे से cover कर पाओगे. You can increase dimensions in mains according to that. तो आपको high level पे syllabus पता होना चाहिए UPSC का. That is the very very first thing that I want you to note down, कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग इज़ यू नीड टू हैव योर पेन एंड पेपर ऑलवेज विद यू. आप कभी मेरी क्लास में ऐसे नहीं बैठेंगे, आपको हमेशा एक पेन और पेपर अपने साथ रखना है, एंड यू हैव टू नोट डाउन वट एवर आई स्पीक इन द क्लास, राइट? सो दैट वे जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी आप सुनेंगे, आई थिंक दैट विल वंस यू राइट, तो वो दिमाग में बिल्कुल वो चीज़ बैठ जाती है. तो इट कम्स विद
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन आफ्टर क्लासेस आप उसे रिवाइज कर सकते हैं 3 to 4 टाइम्स। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि आई सजेस्ट पीपल टू रिवाइज द कंटेंट 3 to 4 टाइम्स। तो रिविजन अपना बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, बिकॉज एज एंड व्हेन वी गो क्लास बाय क्लास, तो कवरेज कंटेंट का ज़्यादा होता रहेगा। तो अगर आपने रिवीजन पे फोकस नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो, बट जो प्रीवियस क्लासेस जो आपने की हैं वो भी आपको रिटेन करनी है, राइट। तो वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दैट इज़ माई सजेशन कि अपने रिविजन पे और अपने नोट में मेकिंग पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको। तो लेट्स से देयर इज़ अ क्वेश्चन कि इंडिया में एनर्जी की डेफिशिएंसी से हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाए। डू यू अग्री? Right, why we need renewable energy, etc. Right, so these sort of questions अगर आप देखो तो more or less they are around energy, right। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम डायमेंशंस इंक्रीज आराम से कर सकते हैं, राइट। डिपेंडिंग ऑन दीज डिस्कशंस दैट विल वी हैव, वी कैन फ्रेम डायमेंशंस अराउंड इट एंड वी कैन explain more dimensions depending on जितनी मैंने क्लास में डिस्कस करी है। they'll with a period of time you will eventually get better and आप अपनी खुद की dimensions भी create कर सकते हैं। So that is the eventual ability that you will uh, be aiming for, right। तो आपका एम ये होना चाहिए कि आपको इस कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो सीखना ही सीखना है, साथ में यू नीड टू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप अपना खुद का माइंड यूज़ करके डायमेंशंस भी क्रिएट कर रहे हैं, राइट, नए कीवर्ड्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यू नीड टू एम फॉर दैट स्टेज। आपको पता ही है कि जीएस में देर आर 4 पेपर्स दैट हैपन इन यूपीएससी। तो GS1 में देर आर 3 components, हिस्ट्री, जोग्राफी, सोसाइटी। GS4 में देर आर अगेन 3 components, गवर्नेंस, पॉलिटी, देन वी हैव सोशल जस्टिस एंड IR। GS3 में अगेन यू हैव इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज भी इसी में आ जाएगा। देन वी हैव इंटरनल सिक्योरिटी एंड लास्ट पिलर जो हमारा है वो एथिक्स का रहता है। इसमें एथिक्स और एथिकल डायमेंशन सारे कवर हो जाएंगे। So one more suggestion that I would like to give here is don't prepare according to this compartmentalization that is shown on the screen. So ये बस reference के लिए आपको याद होना चाहिए कि yes, these are different broad level areas that are covered in GS paper 1, paper 2, paper 3, paper 4। लेकिन अगर आप ओवर द एनालिसिस अगर आप PYQs को रेफ़र करेंगे एंड उसमें देखेंगे तो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो GS पेपर 2 के है, बट they UPSC has asked them in GS paper 3। There are some areas which are broadly under GS paper 3 but they are covered in GS paper 2 wala question paper, right। So don't prepare, my suggestion will be don't prepare GS as per the compartmentalization that is shown on the screen, but आपको GS टॉपिक या फिर थीम बेसिस पर प्रिपेयर करना है, so that you revise it in one shot and you go in the exam center, so that you are not surprised। Let's say आप GS पेपर 1 का एग्ज़ाम देने गए हैं and there are some questions that are from different pillars, right, they are not from GS paper 1। so you should not be surprised कि भाई मैंने तो रिवाइज नहीं किया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड ऐसा हुआ है, अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे ना यू विल डेफिनेटली मेक आउट दैट डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई थिंक आगे अगर कोर्स में हम कवर करेंगे तो मैं भी आपको बताऊंगी कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन GS पेपर 3, बट देन अगर आप उसको बकेट वाइज देखेंगे दैट वी हैव क्लासिफाइड इनटू, तो वो एक्चुअल इट्स अबाउट GS पेपर 2, राइट। तो माय सजेशन विल बी प्रिपेयर GS on theme basis and revise it before going to GS paper मेंस एग्ज़ाम। सो चाहे पेपर कोई भी हो, आपको ये थीम्स पहले सारे एंड टू एंड रिवाइज करके 2 to 3 times रेडी रखना है, सो दैट यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दोज, राइट। सो ब्रॉड कवरेज जो GS का रहता है दैट इज़ क्लोज टू 1000 marks। Always remember there is a difference between ordinary and extraordinary, right, and that is that little extra, right। So if you see 180 minutes में आपको 250 marks का क्वेश्चन पेपर एड्रेस करना होता है, राइट। सो जो अगर आप एवरेज निकालें तो देर आर एवरेज
एवरेज अगर 10 मार्कर के लिए इफ़ यू विल सी देन इट विल कम 6 to 7 minutes, एंड अगर आप 15 मार्कर के लिए देखेंगे तो इट विल कम समवेयर अराउंड 11 to 12 minutes, राइट. सो आपको 10 मार्क के क्वेश्चन को आंसर को एड्रेस करने के लिए यू विल हैव 7 minutes, एंड फॉर 15 मार्क्स को एड्रेस करने के लिए आपके पास 11 minutes होंगे, राइट. एवरीवन गेट सेम टाइम, बट मोर नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ थीम्स की वजह से, या फिर जो टॉपिक्स विच यू हैव डन, जो मैं इस कोर्स में आपको कवर कराऊंगी, यू विल बी एबल टू राइट द सेम आंसर इन मे बी 6 minutes or maybe 5 minutes or maybe less than that, right, depending on your ability, and that how speedily you write and how many times you revise. तो it depends on person to person. तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑल्सो, राइट. अब डिपेंडिंग ऑन टॉपिक्स ऑल्सो इट विल बी डिसाइडेड इन योर पेपर कि कुछ कुछ टॉपिक्स पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो यू विल बी एबल टू राइट इट मच फास्टर. कुछ लेस कंफर्टेबल टॉपिक्स भी आएंगे जिसमें यू नो, एंड डेफिनेटली आएंगे, अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड इन यूपीएससी एग्जाम, राइट. देयर इज़ अ सेइंग. सो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने मल्टीपल रिविजन्स किए होंगे तो आप जो कंफर्टेबल टॉपिक्स जो आपके लिए कंफर्टेबल टॉपिक्स हैं उनको आप इजीली एड्रेस करेंगे विद लेस पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसके बाद आपके पास जो बाकी टॉपिक्स बचेंगे जिसमें आपको यू हैव टू पुट इन सम थॉट एंड एफर्ट, तो आप वो टाइम उसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट. So I would suggest you to do multiple revisions because that is the key to crack this exam. You have to use the facts in this course, imbibe them, own them, and then start writing answers, right. For example, food processing is one topic जो लास्ट 6 years से रिपीटेडली रिपीट हो रहा है जीएस पेपर 3 में. देन वी हैव लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स पूछा ही पूछा जाता है. देन थीम्स लाइक डिजिटल इंडिया, वो भी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली उस थीम पे पूछा जाता है. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज थीम्स जो एवरी ऑल्टरनेट ईयर या आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिपीट हो रही हैं, राइट. तो उनमें आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दोज थीम्स. तो आप क्वेश्चन के जब आप आंसर्स लिखेंगे देर विल बी डिफरेंट सेक्शंस. आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन आप माइक्रो डायग्राम्स इंक्लूड करेंगे, फॉर्मूलाज इंक्लूड करेंगे, यू विल कवर द फैक्ट्स, है ना. कीवर्ड्स को आप इंक्लूड करेंगे, स्पीचेस को आप इंक्लूड करेंगे. जितनी भी पीएम की स्पीचेस हैं या इम्पोर्टेंट पीपल ने अगर कोई चीज़ उस टॉपिक के रिलेटेड कोट की है, देन आई ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो इन माई कॉन्टेंट विच आई बी प्रोवाइडिंग. तो उस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे. प्लस जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उस टॉपिक या थीम से रिलेटेड वो चीज़ भी हम कवर करेंगे. Then you will end your question with a beautiful conclusion using proper keywords, right. So this way we will frame each and every topic thematically and in a very very detailed sort of way जिसमें you'll be able to fetch very very good marks. कुछ बेसिक हाइजीन फैक्टर्स हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड हमें उनका ध्यान रखना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन कैन नॉट एक्सीड मोर देन 25 वर्ड्स. सो मैक्सिमम 25 वर्ड्स में आपका इंट्रोडक्शन कवर हो जाना चाहिए. देन वी हैव बॉडी ऑफ द आंसर दैट विल बी अराउंड 100 वर्ड्स जिसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे 50 वर्ड्स ईच. देन कंक्लूजन में अगेन आपको 25 वर्ड्स में ख़त्म कर देना आंसर. एंड हमेशा कंक्लूजन आपका कीवर्ड बेस्ड रहेगा. इंट्रोडक्शन में भी आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर द बेसिक हाइजीन फैक्टर्स दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ. एंड अनदर थिंग इज़ इफ़ लेट्स से अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपके 2 पार्ट्स में पूछा जा रहा है, तो अगर हम एक पार्ट को ही 80% ऑफ पेज दे देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच नॉलेज यू हैव. पेजेस भर जाएंगे बट इट वोंट ट्रांसलेट इनटू नंबर्स, राइट. Then there are some beautiful acronyms, some impressive ones that you can use in your answers.
जैसे द वन विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, समाधान इज एन एक्रोनिम गिवन बाय मोदी जी। तो जितने भी मोदी जी ने एक्रोनिम्स दिए हैं वो हमें एज इट इज़ याद करने हैं, राइट। बट जो एक्रोनिम्स जो हम क्लास में क्रिएट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, वो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं एंड हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, राइट। बट ये जो मोदी जी ने दिए इनको हमें एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। सो द वन विच यू आर सीइंग हियर इज समाधान एंड दिस इज रिलेटेड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये। एंड वी हैव टू रीच टू अ लेवल, आप सबका एम ये होना चाहिए कि वी हैव टू रीच टू अ लेवल वेयर वी कैन मेक आवर ओन कीवर्ड्स, वेयर वी कैन जनरेट आवर ओन कीवर्ड्स इन रियल टाइम। आप खुद के कीवर्ड्स जनरेट कर सकें एंड इट विल रिक्वायर 4 to 5 रिविजन्स टू रीच टू दिस लेवल, जिसमें आप क्या करते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स जब आप पढ़ लेते हैं देन यू विल बी एबल टू मर्ज डिफरेंट कीवर्ड्स। तो जो आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, राइट, तो उसमें आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कई कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। हम दे दोज कीवर्ड्स आर नॉट द वंस दैट आर मेड बाय समवन। ऐसा थोड़ी है कि वो सब्जेक्ट के लिटरेचर में लिखा है। इट ऑल इज अबाउट योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी which you have to gain from your knowledge on different subjects, right। तो उस लेवल पे यू हैव टू एम कि हम अपने खुद से कीवर्ड्स जब जनरेट कर पाएँ रियल टाइम में, यू हैव टू रीच टू दैट लेवल। अगर कीवर्ड्स आप बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं आंसर्स की, राइट। फॉर एग्जाम्पल these are some sample keywords screen, like over regulated and under governed, this is one of the keyword, right। तो ये एक जेनरिक कीवर्ड है। कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत सारे लॉज इम्प्लीमेंट किए हुए हैं लेकिन उन लॉज की वजह से दैट सेक्टर इज बिकमिंग सो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज और रन बिजनेस, राइट। अब ये हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन यूज़ दिस इन एजुकेशन सेक्टर, राइट। इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने सारे स्टेट लेवल के लेजिस्लेशन रूल्स हैं, देन सेंटर के अलग लेजिस्लेशन रूल्स हैं, देन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, यूजीसी, ईसीटी एट्सेट्रा। फिर कोई भी लर्निंग आउटकम्स नहीं है, इन सब के बावजूद कोई भी लर्निंग आउटकम्स नहीं है। कैसे नहीं है, हमें कैसे पता, बिकॉज इंटरनेशनली अगर आप देखें तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी रैंकिंग इट्स नॉट अपियरिंग एट द इंटरनेशनल लेवल, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न वी कॉल देम ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड। अब और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड है, तो दे कैन बी नेशनल हाईवेज, राइट, रेलवेज, एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है, इतनी सारी बॉडीज़ हैं, क्लोज टू 3 करोड़ हाउस होल्ड्स आर नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देन ट्राइब्यूनल्स हो गए, हेल्थ सेक्टर हो गया, लेबर सेक्टर हो गया, ऑल दीज सेक्टर्स हैव दिस प्रॉब्लम, राइट। देन आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो गया, इतनी सारी बॉडीज़ हैं, स्टेट लेवल की, सेंटर लेवल की, देन वी हैव पुलिस, देन वी हैव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, बट ईज ऑफ डूइंग जस्टिस नहीं है, राइट। तो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स जहाँ पे आप इस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड। नेक्स्ट इज मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, जहाँ भी हम टारगेट मीटिंग कर रहे हैं, मीन्स बहुत सारे लोग एनरोल कर रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, बट अंदर से खोखले हैं, हॉलोइंग आउट ऑफ एजुकेशन। अंदर से आप देखो तो आउटपुट इज ज़ीरो। क्वांटिटी में एक्सपेंशन है बट क्वालिटी इज डिटेरियोरेटिंग। और का हम यूज़ कर सकते हैं इसको, मैसिफिकेशन ऑफ हेल्थ।
हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स बन रही है बट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है. डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो इज़ वेरी वेरी लेस. और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं मैसिफिकेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. रिन्यूएबल एनर्जी पे इंफ्रा लगा रहे हैं बट प्लांट लोड फैक्टर अभी भी बहुत कम है, PLF, राइट. सो वी कैन फ्रेम दिस सेक्टर ऑल्सो देयर. और कौन कौन सा सेक्टर है जहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं. वन विच आई कैन थिंक ऑफ इज मैसिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट. रोड बना दिया, 60% शेयर. रेलवेज जस्ट 30%. होना उल्टा चाहिए. मल्टी मॉडल मिक्स अच्छा नहीं है कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज, राइट. लॉजिस्टिक्स भी इसी में आता है क्योंकि रोड का शेयर ज़्यादा है इसीलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है. लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया इज़ क्लोज टू 14%, but if you see world average it is 8 to 9%. So this is how we can use same keywords across different forms. Okay, then last is from the crisis of credibility to the nexus of ability and faith, right. Crisis of credibility means आपको ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाह रहे हो, आप गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, आप गवर्नमेंट द्वारा दी गई इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करना नहीं चाह रहे हो. एंड ये होता है बिकॉज क्यों होता है ये, बिकॉज बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाता है इंडिया में. लाइक देर आर इंडस्ट्रीज दे वॉन्ट टू सेट अप देयर ओन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. आपने सुना होगा कैप्टिव जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, राइट. सो दिस इज नथिंग बट खुद बना रहे हैं. दे यूज टू एक्चुअली हार्नेस देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड खुद से दे यूज टू यूज इट, राइट. तो ट्रस्ट गवर्नमेंट पे फेल हो जाता है. What does that mean? It means social contract is failing between the government and the citizen. So, crisis of credibility to nexus of ability and faith पे we have to aim for, right. This is an important keyword which again we can use across different industries. Then अगर आप examples देखेंगे, right, this is how we can use it to break the cycle of violence. The narrative of development in the conflicted regions should be changed towards inclusive growth as an antidote. So these underlined are nothing but ये जो keywords हैं they give lot of weightage to your answers जब आप answers frame करते हैं. Then Cyberdome is a unique model of collaborative governance which could be integrated with national cyber security policy to increase the effectiveness, right. So this is how we can use the keywords while framing your answers or answer writing. So आप इसको वे फॉरवर्ड में बॉडी ऑफ द आंसर, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डिपेंडिंग ऑन the type of keyword you can use it any way you want to, right. And we will going to cover this briefly when we will start this course. So this was a short introduction about the course, the main series that I'm going to start. So friends, आई हैव गिवन यू दिस ओवरव्यू बिकॉज इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, इन द अपकमिंग सेट ऑफ वीडियोस. सो अगर देर इज़ समथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू call out, तो please use comment section. If you have any queries related to this course, again आप comment section के through you can approach us. And you can use our official email ID also which we have mentioned on this
to write to us in case you have anything specific that you want us to cover. तो मिलते हैं अब अपकमिंग सेशन में. स्टे ट्यून्ड. आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ इनवाइट योर फ्रेंड्स ऑल्सो एज ये चैनल नया है. अगर आपको फर्स्ट वीडियो पसंद आया और नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस के लिए आप उत्साहित हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा सो दैट आपके कलीग्स भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड. एंड जाते जाते आपको एक प्यारा सा कोट याद रखना होगा आज के सेशन के लिए, आज के सेशन के बाद, कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू विजन क्राफ्ट एकेडमी. We will meet soon in the next video. Stay tuned. Take care. Bye bye. God bless you.